आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मध्यकालीन साहित्य के बारे में बात करते हैं। हमारे मध्यकालीन में कौन कौन से साहित्य प्रसिद्ध हैं उसको देखते हैं। यहाँ से देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए प्रीवियस ईयर्स में, देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की है। तो कौन थे? तो इनको याद रखना। मलिक मोहम्मद जायसी थे जो पद्मावत की रचना की हैं और आखिरी कलाम की रचना की है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी पद्मावत रचना प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। जायसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावत हुआ, अखरावट हुआ, आखिरी कलाम हुआ। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लोग बात कर लेते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृत किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? तो इसको याद रखना। लोरिक चंदा की प्रसिद्ध कहानी बताती है। चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृत है जो कि लोरिक और चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। यह अवधी भाषा में रचित प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता हुआ तीसरा है, तो इसको याद रखना। अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उनके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, तो इसको याद रखना। अकबरनामा का यह तीसरा खंड है जहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम बाबर ब्याह है, इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की चगताई शाखा से था, तो इसको याद रखना, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खान से है। चंगेज खान से है। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, जिसको तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, तो इसको याद रखना। अगर बात कर लेंगे मुगलों की दरबारी भाषा कैसी थी? फारसी थी, फिर भी इन्होंने तुर्की भाषा में लिखा है। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है, तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, इनकी आत्मकथा है। बात कर लेते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो इसको याद रखना। किसने अकबर की धार्मिक नीति आलोचना की है? तो बदायूनी ने की है। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है, तो याद रखना, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया है। दीन इलाही धर्म का एक मुख्य पुरोहित था जो बदायूनी मुंतखब उत तवारीख की रचना की है बदायूनी ने, तो इसको याद रखना। तो अब्बास खां सरावनी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं है। अब्बास खां सरावनी मुगल काल के लेखक हैं। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख ए शेर शाही फारस भाषा में लिखी प्रकाश डाला है, तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका नू ए सिपिहार, तुगलकनामा, एजाज
खुसरवी की रचना इन्होंने की, अमीर खुसरो ने, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। मिनहाज उस सिराज की बात कर लेते हैं, ये सल्तनत काल के थे। फारसी भाषा में तबकात ए नासरी की रचना की है, तबकात ए नासरी लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी की बात कर लेते हैं, ये भी सल्तनत काल के थे। फारसी भाषा में तारीख ए फिरोजशाही व फतवा ए जहांदारी लिखी है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, आईने अकबरी की बात कर लेते हैं, किसने लिखा है? आईने अकबरी अबुल फजल जी ने लिखा है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का एक भाग है, तो इसको इम्पोर्टेंट है। अबुल फजल मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला के अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरित का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो उसको याद रखना, सबसे लंबा कांड बालकांड है। रामचरित में 7 अध्याय हैं, इसी को कांड बोला जाता है। रामचरितमानस में बात कर लेंगे, 7 अध्याय यानी इसी को कांड के रूप में जाना जाता है। गोस्वामी तुलसी द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें सबसे लंबा अध्याय की बात करेंगे बालकांड है। इसमें कुल 361 दोहे, जबकि किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसको पहचान करना है। बाबरनामा की बात कर लेते हैं, तो बाबर ने लिखा है। शाहजहाँनामा की बात करते हैं, मोहम्मद ताहिर जी ने लिखा है। हुमायूं नामा की बात करते हैं, हुमायूं ने नहीं लिखा है। तो जो कि जहांगीरी की बात करेंगे, तो जहांगीर ने लिखा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत सुमेलित है। हम लोग देख लेते हैं, बाबरनामा की बात करते हैं, बाबर जी ने लिखा है। शाहजहाँनामा की बात करते हैं, मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा है। हुमायूं नामा की बात करते हैं, गुलबदन बेगम जी ने लिखा है। तो जो कि जहांगीरी की बात करते हैं, जहांगीर जी ने लिखा है। आगे बात कर लेते हैं, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा की बात करते हैं, गुलबदन बेगम जी ने लिखा है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखिका के रूप में जाना जाता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना अकबर के अनुरोध पर किया था, इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो इनको याद रखना, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक हमारे अबुल फजल जी थे। अकबरनामा अबुल फजल जी ने लिखा है। इनके 3 भाग हैं, जिसमें तीसरा भाग आईने अकबरी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तो इनको याद रखना, जियाउद्दीन बर्नी थे तारीख फिरोजशाही के लेखक। जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1357 एक इतिहासकार थे, इनको याद रखना। इसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, तो इसको याद रखना। इनके पुस्तक में 3 शासकों का वर्णन मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सभी के शासनों का वर्णन मिलता है इनके पुस्तक में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख फिरोजशाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उसको याद रखना, मियाँ तानसेन को अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के टाइम पे ही हुआ था, तो इसको याद रखना। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक रहते थे, जैसे बैजबख्श, गोपाल, हरदास, सूरदास आदि इनके ध्रुपद गायक थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं की बात कर लेते हैं, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कनाड़ा, ये सभी इनकी
रचनाएं हैं। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनको याद रखना। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। इनका मूल नाम की बात करते हैं, अबुल हसन था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं, तो इनको याद रखना। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो इसको याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास को। वाल्मीकि के संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसी जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो इसको याद रखना। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कप्तावली तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये मध्यकालीन के प्रमुख साहित्य थे जिनका वर्णन मिलता है। मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। मेवाड़ के राजा राणा सांगा कुंभा ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी की याद में बनवाया था, तो इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था, तो इसको याद रखना। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इस किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी है, तो इम्पोर्टेंट है, शाहजहां ने इसको बनवाया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी आहिर राजा द्वारा बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। आसा आहिर द्वारा ये बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के बुरहान में स्थित है आसिरगढ़ जिसे दक्कन का दरवाजा कहा जाता है, तो इसको याद रखना। आहिर राजा द्वारा ये बनवाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनवाया गया है, तो इसको याद रखना। यमुना नदी के तट पर बनवाया गया है। फिरोज शाह कोटला किला को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा यमुना नदी के तट पर बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो इसको याद रखना। शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद को बनवाया गया था। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसको याद रखना, आगरा जिले में स्थित है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, जो फतेहपुर सीकरी में है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। ताजमहल के सुलेखक, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। 1648 ईस्वी में इसकी रचना और पूरा किया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है। अमानत खान सिराजी जी ने पूरा किया था, तो इसको याद रखना। 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की है और उसे पूरा किया गया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। यह विश्व धरोहर में शामिल मकबरा है। इसके निर्माण की बात करेंगे, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, तो इसको याद रखना। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, तो इसको याद रखना।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, नई दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है, तो इसको याद रखना। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। कब बनवाया गया था? 1311 ईस्वी में बनवाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तो इनको याद रखना। हुमायूं के सहयोगी थे, तो इसको याद रखना। मीर सैयद अली फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो इसको याद रखना, ये फारस का चित्रकार था। आगे बात कर लेते हैं। जब हुमायूं निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात दो प्रसिद्ध चित्रकार से हुआ था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद से हुई थी। हुमायूं ने इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया था, तो इसको याद रखना। बुलंद दरवाज़ा फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। इस प्रवेश द्वार का निर्माण गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर में फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो इसको याद रखना। ये बात कर लेते हैं। पंचमहल किस में स्थित है, तो इसको याद रखना। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। बौद्ध विहार शैली में ये बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, उसकी पहचान करना है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। निशात बाग की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला की बात करेंगे, यह भी दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे की बात करेंगे, इलाहाबाद में नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, इसको याद रखना। हुमायूं का मकबरा की बात करेंगे, दिल्ली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। संगमरमर पर यात्रा डेवरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, तो इसको याद रखना। शाहजहां के समय में यह बहुत लोकप्रिय हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया, तो उसको याद रखना। अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगरा के किले का निर्माण सन 1565 से 73 के मध्य में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के एसएससी स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लोअर पीसीएस के। अगर आप इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोअर पीसीएस की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सिख धर्म से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सिख धर्म। पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। किसने प्रमाणित किया था, तो इसको याद रखना। गुरु गोविंद सिंह ने ये प्रमाणित किया था, तो इसको याद रखना। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को 1706 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे अन्य हस्तियों के लेखन को जोड़ा गया है। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। जिसकी रचना की बात करेंगे गुरु अर्जुन ने किया था, तो इसको याद रखना। यह पुस्तक गुरमुखी लिपि में लिखी गई है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किस सिख गुरु की जयंती गुरपर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, तो इसको याद रखना। गुरु नानक की जयंती गुरपर्व की त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती गुरपर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। इनके जन्म की बात करते हैं। 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तालवंडी
नामक गांव में हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की समान बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी, तो इसको याद रखना। खालसा की नींव कब रखी गई? 1699 ईस्वी में रखी गई, तो इसको याद रखना। इसमें से ऑप्शन कोई नहीं मैच खा रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु हैं। इन्होंने 1699 स्थापना की थी, तो इसको याद रखना। 1699 खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो इनको याद रखना। 1809 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की बात करेंगे। राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य में यह संधि हुई थी, तो इसको याद रखना। इस संधि पर मेटकाफ और रणजीत सिंह के हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के शर्तों के अनुसार बात कर लेते हैं, तो सलर नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। सलर नदी के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। इस समय शासन कौन कर रहा था? लॉर्ड विंटो प्रथम कर रहा था। भारत का गवर्नर जनरल था, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, तो इनको याद रखना। गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु, सभी के नाम देख लेते हैं क्रम के अनुसार। पहले गुरु नानक देव थे, उसके बाद अंगद थे। अमरदास तीसरे नंबर पे थे। रामदास चौथे नंबर पे थे। अर्जुन देव, उसके बाद में हरगोविंद सिंह थे। हर राय 7 नंबर पे थे। हरकिशन उसके बाद में 8 नंबर पे थे। तेग बहादुर 9 नंबर पे थे। गुरु गोविंद सिंह 10 नंबर पर थे। तो ये सिखों के क्रम थे। आखिरी में बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी, तो इसको याद रखना। लंगर की परंपरा गुरु नानक जी ने आरंभ किया था। सिख पंथ की स्थापना की बात करेंगे, गुरु नानक जी ने किया था। वह सिखों के पहले गुरु थे जिन्होंने लंगर की व्यवस्था स्टार्ट की थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था, तो इसको याद रखना। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। इन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया गया था। इन्होंने अमृतसर पर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 ईस्वी में फांसी दे दी थी, तो इसको याद रखना। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था, तो इसको याद रखना। जहांगीर के शासन पर इनकी हत्या की गई थी। आगे बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता, उसकी पहचान करना है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था, यह भी सही है। 1506 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ऑप्शन 20 गलत है। 1506 में ना होकर 1469 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। 1290 में बात करेंगे, मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, तो इसको याद रखना, सही है। 1458 में वास्को डी गामा कालीकट में आए थे, ये भी सही है। तो इसमें गुरु नानक का जन्म की बात करेंगे तो 1469 ईस्वी में हुआ था, ये गलत सुमेलित था। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें।
हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्या वैसे स्टडी पर सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग रिवीजन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लोअर पीसीएस के। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसको देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या करा। भारत में बीओसी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसको याद रखना, किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा ये गठन किया गया था। भारत में बीओसी का गठन डच द्वारा किया गया था 1602 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। तो इसको याद रखना, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। कपास, अफीम, नील, रेशम, चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। तो इसको याद रखना, डच हमारे कौन कौन से चीज़ का व्यापार करते थे? तो कपास हुआ, अफीम हुआ, नील हुआ, रेशम हुआ, चावल हुआ, इन सभी का व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। और इनकी पहली फैक्ट्री की बात करेंगे मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में लगाई थी। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसको आपको बताना है। तो इसकी बात करेंगे तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में बात करेंगे हुगली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1599 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। तो इसको याद रखना, भारत का सबसे पुराना चर्च है। इसका दूसरा नाम भी है द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से ये भी जाना जाता। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसको याद रखना, कहाँ पर स्थित है? कोची यानी केरल में स्थित है वास्को डी गामा का मकबरा। बात कर लेते हैं वास्को डी गामा का मकबरा या दफन स्थान की बात करेंगे तो कोची केरल में स्थित है। यह पुर्तगाल नाविक था जिसने 20 मई 1998 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो इसको याद रखना, 1612 ईस्वी में पराजित किया था। तो इम्पोर्टेंट है। स्वाली का युद्ध पूछा जाता है, स्वाली का युद्ध इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य में सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था यह युद्ध। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हो जाते हैं। तो इसको याद रखना, स्वाली का युद्ध पूछा जाता है। स्वाली हमारे कहाँ पर स्थित है? सूरत के पास में स्थित है। यह पुर्तगालियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में युद्ध होता है जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने फिल इन द ब्लैंक आपको भरना, किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था? तो इसको याद रखना, 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। तो याद रखना, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री भारत के समुद्री मार्ग की खोज 20 मई 1498 को की थी। तो इसको याद रखना, समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था जो पुर्तगाली था। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं था? तो इसको याद रखना, कौन सा था? मछलीपट्टनम था। मछलीपट्टनम की बात करेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था यहाँ पर।
यह डचों के उपनिवेश था, जबकि अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश की बात करेंगे, जैसे दीव हुआ, दमन हुआ, वैशिन हुआ, बॉम्बे हुआ, गोवा हुआ, कन्नौर हुआ, कालीकट हुआ, कोचीन हुआ, कोलंबा हुआ, गैले हुआ, सतारा हुआ, नागपट्टनम, ये सभी पुर्तगाली का उपनिवेश था। लेकिन मछलीपट्टनम पुर्तगाली का उपनिवेश नहीं था, यहाँ डचों का उपनिवेश था। आगे बात कर लेते हैं, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था, तो इसको याद रखना। पुर्तगालियों ने भारत में काजू का परिचय कराया था। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है, तो इसको याद रखना। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा, ये सभी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था, तो उसको याद रखना। इसके अलावा बात करेंगे, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया था, तो इसको याद रखना। ये दोनों ही, पहला प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण का उद्योग पुर्तगालियों द्वारा ही प्रयोग किया गया था यहाँ पर, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। 1616 ईस्वी में शुरू किया था। 1612 में स्वाली का युद्ध होता है, ये नोट कर लेना। डेनमार्क ने राजा क्रिश्चियन फोर्थ एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, तो इसको याद रखना। कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष 1616 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसके उपरांत तमिलनाडु के ट्रांगेवार में 1620 ईस्वी में कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, तो इसको याद रखना। तो 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और इसके बाद बात करेंगे बंगाल में श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की है। उसके बाद 1845 में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां जो है ब्रिटिश को बेच दी थी और भारत से चले गए थे। आगे बात कर लेते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था, तो इसको याद रखना। अवध के नवाब थे। बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं, तो इसको याद रखना। इसी के तहत सौंप दिया गया था। लेते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या शर्तें थी। अवध ने नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए थे। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा, तो ये प्रमुख शर्तें थी इलाहाबाद की संधि में। 1765 में यह संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद में। किसके किसके मध्य में होती है? शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। आगे बात कर लेते हैं, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था, तो उसको याद रखना। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था, यानी 17 मई 1498 वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तमाशा अंतरिक्ष को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था, तो इसको याद रखना। ये लोअर पीसीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब हम लोग का अगला टॉपिक है मराठों का उदय एवं विकास के बारे में बात करते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1813 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? मराठा का नियंत्रण था, तो इसको याद रखना। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1813 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों का सत्ता था, तो इसको याद रखना, यानी मराठों के दिन था ये। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा उसके आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति फिलिंदा बलेंगा आपको भरना एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी, तो इसको याद रखना। चित्तपावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई थी, जो कि चित्तपावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उन्हीं के शासनकाल में यह पद वंशानुगत हो गया था, तो इसको याद रखना, इस पद को वंशानुगत कर दिया गया था। एक ही परिवार के हाथों में यह सत्ता बनी रही उसके बाद में, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित मराठों प्रमुखों का एक उनके क्षेत्र के संबंध में मिलान करना है। सिंधिया की बात करेंगे तो ये उज्जैन में थे। होलकर की बात करेंगे इंदौर थे। गायकवाड़ की बात करेंगे तो बड़ौदरा था इनका। भोसले की बात करेंगे तो नागपुर था। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे हमारा कौन सा मैच खाएगा इससे, एक का से, यानी ऑप्शन नंबर डी और बी दोनों में से दिया हुआ, तो उसके आगे भी देखेंगे। दूसरे का बात करेंगे, दूसरा हमारा इंदौर, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। ये दूसरे का डी दे रखा जो कि गलत है, तो ऐसे आप विकल्प को छाड़ सकते हैं, तो इसको याद रखना। ये प्रमुख क्षेत्र थे इनके। सिंधिया की बात करेंगे उज्जैन था। होलकर की बात करेंगे, सिंधिया की बात करेंगे उज्जैन था। होलकर की बात करेंगे इंदौर था। गायकवाड़ की बात करेंगे बड़ौदरा था। भोसले की बात करेंगे नागपुर था। ये प्रमुख मराठा थे जिनके संबंधित क्षेत्र थे। कर लेते अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, तो इसको याद रखना। वह कौन सा शहर था? पूना था, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी बना था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पुणे को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी, जिसे गुरिल्ला रणनीति कहा गया, तो इसको याद रखना, मराठा की थे। आगे बात कर लेते हैं। छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफ़ी प्रयोग किया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी, तो इसको याद रखना। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी संत शिवाजी के समकालीन थे, तो उनको याद रखना। तुकाराम थे। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शंकराचार्य की बात करेंगे 788 से 820 ईस्वी के मध्य में
चैतन्य की बात करेंगे 1486 से 1533 ईस्वी के मध्य में थे। तुकाराम की बात करेंगे 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य में थे। नामदेव की बात करेंगे 1270 से 1350 ईस्वी के मध्य में थे। इनके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। नामदेव का महाराष्ट्र था, तुकाराम का महाराष्ट्र था, और चैतन्य की बात करेंगे बंगाल था। शंकराचार्य की बात कर लेते हैं, संपूर्ण भारत में था इनका। शंकराचार्य हमारे अद्वैतवाद थे। चैतन्य की बात कर लेते हैं, वैष्णव मत थे। तुकाराम की बात करेंगे, बरकरी मत थे। और नामदेव की बात करते हैं, ये निर्गुण मत थे। इन सभी का मत और कार्य क्षेत्र एक बार देख ले। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, तो इसको याद रखना। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। 1657 ईस्वी में मराठा शासन शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ था। जब अहमदनगर और चुनार पर उन्होंने आक्रमण किया था, तो इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था, तो इसको याद रखना। यह लॉर्ड पीसेस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में, तो ये इम्पोर्टेंट है।